पिछले क्लास में हम लोग जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इस क्लास में रदरफोर्ड पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड तो पूरा मतलब सोचो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, ठीक है ना। फिर ऑब्जर्वेशन पढ़ना है, फिर कंक्लूजन पढ़ना है, फिर ड्रॉबैक्स पढ़ना है, फिर न्यूक्लियर मॉडल पढ़ना है। इतना टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। तुम लोग तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी था, फिर भी एक बार पूरा समझना है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था पहले जानते हैं। तो रदरफोर्ड क्या किए थे, थिन गोल्ड फॉयल लिए थे, उस पर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डेड कराए थे। तो उसमें गोल्ड फॉयल पे जो बम्बार्डेड कराए थे, तो फिर उनको क्या क्या देखने को मिला तो वो जानेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि इन 1911, ठीक है ना, रदरफोर्ड परफॉर्म्ड some scattering experiment, ठीक है ना, some scattering experiment in which he bombarded thin gold foil with fast moving alpha particles, ठीक है। The source of alpha particles was radium placed in block of lead, ठीक है। तो जरा देख लो, ये है ब्लॉक ऑफ लेड, रेडियम, स्लिट है, इधर उधर रे नहीं जाए, ठीक। सर्कुलर स्क्रीन है, जिंक सल्फाइड का ZnS, गोल्ड फॉयल है, ठीक। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में गया था, यहाँ लिख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक दिस पोजीशन, कुछ डिफ्लेक्ट किया था इधर उधर भी, ठीक है। तो ये डायग्राम है, डायग्राम देख लो। लेड, ब्लॉक ऑफ लेड में रेडियम रखे हैं, ठीक है ना, अल्फा रे पास करा रहे हैं, जिंक सल्फाइड का सर्कुलर स्क्रीन है, ठीक है, थिन गोल्ड फॉयल है, ठीक, क्लियर। और ये अल्फा पार्टिकल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं एक्सपेरिमेंट में, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या केवल जानना है, रेडियम था इनका सोर्स, ठीक है ना। रेडियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो अल्फा पार्टिकल्स जिसमें से इमिट किया था, और गोल्ड फॉयल पे वो क्या किए थे, बॉम्बार्डिंग कराए थे, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन। वो एक्सपेरिमेंट था, ये है ऑब्जर्वेशन। ज़रा देखना, तो ये डायग्राम याद है, ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। ज़्यादातर ये क्या हुआ था, ऐसे ही पास कर गया था। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन। कुछ रे थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट किया था, ठीक है ना। और 20,000 में से एक रे वापस बैक हुआ था, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed through the gold foil without undergoing any deflection, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
स्टार्टिंग में एटमिक स्ट्रक्चर ना बस रदरफोर्ड तक है ना, थोड़ा थ्योरी है। अब इसके बाद तुम लोग को है ना न्यूमेरिकल पार्ट है ना शुरू होता है, फिर इंटरेस्टिंग हो जाता है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे नेट एग्जाम में 2 क्वेश्चन एटमिक स्ट्रक्चर से रहता है, ठीक है। तुम्हारे आईटी मेंस में भी इससे क्वेश्चन रहता है। एटमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कंसेप्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पर रदरफोर्ड मॉडल तक है ना थोड़ा थ्योरी है, उसको पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट क्या बताए थे? few alpha particles were deflected slightly, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। लास्ट पॉइंट है very few alpha particles were deflected back। very few alpha particles ब्रैकेट में लिख लेना 1 in 20,000, ठीक है ना, 1 in 20,000 deflected back near about, कोई बुक लिखता है मोर देन 90 डिग्री, कोई लिखता है नियर अबाउट 180 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लिख रहे हैं कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक नियर अबाउट 180 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री। तो क्लियर है ना। फर्स्ट पॉइंट देखो तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट अंडरगोइंग एनी डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड स्लाइटली, कुछ डिफ्लेक्ट किया था स्लाइटली। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 20,000 डिफ्लेक्टेड बैक नियर अबाउट 180 डिग्री और मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद है ना हम लोग ऑब्जर्वेशन पढ़े, अब कंक्लूजन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंक्लूजन, ठीक। अब जरा सारा पॉइंट सुन लेना, एक बार सुन लो, फिर उसके बाद आराम से इजीली हम लोग फिर लिख लेंगे। ज़्यादातर ये ऐसे ही क्यों पास कर गया था, ये क्या बताया कि एटम में बहुत सारा खाली जगह होता है, ठीक है। कुछ ने डिफ्लेक्ट किया था स्लाइटली, इसका मतलब देखो न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है और अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज है। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बताया था ना डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में, क्या था, पॉजिटिवली चार्ज था ना, +2 चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव के बीच में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है ना। तो जब वो डिफ्लेक्ट बैक हुआ था, इसका मतलब क्या होगा कि जरूर कोई हेवी बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द एटम है जिसके कारण उससे टकरा के वो डिफ्लेक्ट बैक हुआ था। वेरी फ्यू नंबर कम था, 1 in 20,000, इसका मतलब कि वो जो हेवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो बहुत स्मॉल क्या कहते हैं स्मॉल मतलब बहुत छोटे से जगह पे वो ऑक्यूपाई किए हुए हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या कि वो स्मॉल हेवी पॉजिटिवली चार्ज को बाद में रदरफोर्ड उसको क्या बताए थे, न्यूक्लियस बताए थे, ठीक है ना। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस कौन किए थे, रदरफोर्ड किए थे। बोलो क्लियर है ना। हम क्या बताएं कि ज़्यादातर ये ऐसे ही क्यों पास कर गया था, क्योंकि एटम में खाली जगह था। कुछ ने डिफ्लेक्ट क्यों किया था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के बीच में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्टेड बैक, मतलब कि एटम के अंदर जरूर कुछ हेवी बॉडी है वो जगह ऑक्यूपाई करके रखा है। वेरी फ्यू नंबर कम है, क्यों, क्योंकि वो जो जगह ऑक्यूपाई करके रखा है इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम में, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं इसको, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा particles passed through the ठीक है ना, pass through the gold foil without undergoing any deflection, there must be sufficient space present within the atom, बोलो क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सिंस few alpha particles
were deflected slightly, ठीक है ना। कारण क्या था, क्या बताए थे कि अल्फा पार्टिकल्स भी क्या है, हेवी पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो लिख लेते हैं एंड अल्फा पार्टिकल्स वर पॉजिटिवली चार्ज्ड particles, these could be deflected if some positive body present inside the atom, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरूर कोई पॉजिटिव बॉडी होगा और अल्फा पार्टिकल्स भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट चलो। सिंस very few alpha particles were deflected back, ठीक है ना, and alpha particles were heavy particles, ठीक है ना, these could be deflected back if some heavy body present inside the atom, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो क्लियर ना। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो हम लोग का क्या था, कंक्लूज़न था, लेकिन अभी इसमें एक और पॉइंट रह गया है। कंक्लूज़न में क्या, नंबर कम था, ठीक है ना, इसका मतलब जो हेवी बॉडी है वो बहुत कम जगह को ऑक्यूपाई करके रखा है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक, लास्ट पॉइंट क्या है, सिंस नंबर जो है वो बहुत कम था ना डिफ्लेक्टेड बैक वाला, तो क्या लिखेंगे, सिंस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, डिफ्लेक्टेड, ठीक है ना, डिफ्लेक्टेड बैक इज़ वेरी स्मॉल, तो इससे क्या पता चला, बहुत कम था, तो इससे हमको क्या पता चला, दिस shows that this heavy positively charged body must be occupying very small volume, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हेवी बॉडी है वो क्या कर रहा है, बहुत कम जगह को ऑक्यूपाई करके रख रहा है। तो लास्ट क्या लिख लें, इम्पॉर्टेंट लाइन, द स्मॉल हेवी पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी is called nucleus by Rutherford, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ही तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे। तो स्मॉल हेवी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम लोग क्या किए थे, क्या बोले थे, न्यूक्लियस। बोलो क्लियर ना। कंक्लूजन, तो हम लोग क्या पढ़ लिए, एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, ऑब्जर्वेशन पढ़ ली, कंक्लूजन पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है, ड्रॉबैक्स पढ़ना और न्यूक्लियर मॉडल पढ़ना, तब जाके रदरफोर्ड खत्म होगा। ठीक है,
अब हम लोग ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हेडिंग दे रहे हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो जरा ड्रॉबैक्स याद करो, तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ना। न्यूक्लियस चार्ज बॉडी है, इसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। बता के गए थे कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर किसी चार्ज बॉडी के अराउंड अनदर चार्ज बॉडी मूव करता है तो जो मूविंग बॉडी है उससे लॉस ऑफ रेडिएशन होता है। लॉस ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो कभी ऐसा समय आएगा ना कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आके गिर जाएगा, न्यूक्लियस पे, और एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये बता के गए थे इन सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। पर ये बता के नहीं गए थे कि किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। बाद में बोर्स मॉडल आए थे ना, तो बताए थे ना KLMN सेल जो पढ़े थे 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, ठीक है। तो ये इनका सेकेंड ड्रॉबैक्स था। थर्ड ड्रॉबैक्स था कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताए थे, जो तुमको इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम लोग ये तीनों ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं, ठीक। चलो, फर्स्ट है रदरफोर्ड had proposed that electrons, ठीक है, electrons revolve around the nucleus in circular path known as orbit। ये तो क्लियर है ना। सर्कुलर पाथ को क्या बताए थे, ऑर्बिट बताए थे, ठीक है। अब चलो, टू रिमेन इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक, टू रिमेन इन सर्कुलर ऑर्बिट electrons would have to be accelerated सेंट्रीपीटली, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल होना चाहिए। तो अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू, बट सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। बट अकॉर्डिंग टू क्या बताए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, क्या था, इफ अ चार्ज बॉडी मूव्स, ठीक है ना। चार्ज बॉडी यहाँ हो गया इलेक्ट्रॉन्स, मूव्स अराउंड अनदर चार्ज बॉडी, ठीक है ना। अनदर चार्ज बॉडी क्या हो गया, न्यूक्लियस। क्या बताया, देन देयर इज लॉस ऑफ, किससे होता है लॉस ऑफ रेडिएशन, मूविंग चार्ज बॉडी से। देन देयर इज लॉस ऑफ रेडिएशन फ्रॉम मूविंग चार्ज बॉडी। लॉस ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। मूविंग चार्ज बॉडी से हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सो इलेक्ट्रॉन would fall into the, so electrons would fall into the nucleus। इसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन किस पे गिर जाना चाहिए, न्यूक्लियस पे, पर ऐसा नहीं होता है। बट दिस डज नॉट हैपन। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो
तो इनके हिसाब से अगर बोल रहे हैं कि वो गोल घूम रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से अगर कोई चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के अराउंड घूमता है तो मूविंग चार्ज बॉडी से लॉस ऑफ रेडिएशन होता है, तो इलेक्ट्रॉन किस पे गिर जाएगा, न्यूक्लियस पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट। सेकेंड है, ही हैड proposed that electrons moves around the nucleus। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, however he did not specify the number of electrons in each orbit। क्लियर है, मतलब कि बोर्ड्स मॉडल बताए थे ना, केस एल में 2, एल में 8, तो पर ये बता के नहीं गए थे। लास्ट है, he did not explain existence of certain definite lines in हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, इसको इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, वहाँ नंबर ऑफ लाइंस बनता है। ठीक है, और लास्ट है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। थ्योरी बहुत है पर क्या करोगे, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो लास्ट है, वो अपने मॉडल में क्या लिखे थे, तो हेडिंग है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक, तो बताए थे कि ज़्यादातर मास और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। सेकेंड पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है इन सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। थर्ड था न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और फोर्थ पॉइंट था टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, हेंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो चलो लिख लेते हैं, the positive charge and most of the mass was densely concentrated in very small region called न्यूक्लियस। इसको क्या बोले थे, न्यूक्लियस। ठीक है, तुमको यहाँ पे याद रखना है रेडियस ऑफ एटम, ये भी एग्जाम में आ चुका है। रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁻15 मीटर। बोलो, रेडियस ऑफ एटम याद रखना 10⁻⁻10 और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस याद रखना कितना बताए, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक, चलो सेकंड पॉइंट आ जाओ। सेकंड पॉइंट क्या बताए थे कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। ठीक है ना, इन फिक्स सर्कुलर पाथ नोन एज ऑर्बिट। तो लिख लेते हैं सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus in fixed circular path known as orbit। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताए थे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस एंड
electrons are held together by ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर। और लास्ट पॉइंट क्या था, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, hence atom is electrically neutral। बोलो क्लियर ना। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिया है, आज हम लोग पढ़े रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़े, ऑब्जर्वेशन पढ़े, कंक्लूजन पढ़े, और फिर क्या कहते हैं ड्रॉबैक्स पढ़े, और फिर न्यूक्लियर मॉडल पढ़े। अब जाके पूरा रदरफोर्ड खत्म हुआ। अब इसके आगे चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। यहाँ तक तो थ्योरी था ना हिस्ट्री जैसा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आ जाएंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स के बारे में, ठीक।